बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में रिक्वायरमेंट मॉडलिंग और एनालिसिस मॉडलिंग के ऊपर बात शुरू की थी। आज हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास बेस्ड मॉडलिंग और क्लास बेस्ड मॉडलिंग में स्पेसिफिकली क्लास को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके ऊपर हमारा लेक्चर फोकस करेगा। एक क्विक रिकैप देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मली कौन कौन सी चीज़ें कवर की। तो हमने एनालिसिस मॉडल के ऑब्जेक्टिव पे बात की। एनालिसिस मॉडलिंग के लिए जो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, उसके ऊपर बात की और एनालिसिस मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या एलिमेंट्स दोनों केसेस में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसको हमने देखा। फिर हमने जो एनालिसिस मॉडलिंग के एलिमेंट्स होते हैं उनको कवर किया कि वो एलिमेंट्स हमारे पास सिनेरियो बेस्ड, क्लास बेस्ड, बिहेवियरल, फ्लो ओरिएंटेड और डेटा मॉडल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में फिर हमने डिटेल में बात की कि सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में हम क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, किस तरह से हम यूज केसेस रिक्वायरमेंट से डिटर्मिन करते हैं, नैरेटिव फॉर्म में यूज केसेस को लिखते हैं, फिर हम उन्हें सीक्वेंस ऑफ एक्शन में डिफाइन करते हैं, फिर हम उन्हीं प्रीलिमिनरी यूज केसेस को रिफाइन करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं उनमें, फॉर्मल यूज केसेस की तरफ जाते हैं, फिर हमारे पास डायग्रामेटिक नोटेशंस होते हैं और फर्दर एक यूज केस की एलैबोरेशन के लिए, एम्बिग्युइटीज को रिजॉल्व करने के लिए यूएमएल हमें एक्टिविटी डायग्राम प्रोवाइड करती है, तो हम उसको कैसे यूज करते हैं और डेवलप करते हैं। आज के लेक्चर में हम एनालिसिस मॉडलिंग को कंटिन्यू करेंगे और जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास उस पे बात की जाएगी। और वो जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास वो है क्लास बेस्ड एलिमेंट। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास एनालिसिस क्लासेस क्या होती हैं, ये टर्म क्या है एनालिसिस क्लासेस की, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्लासेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो क्लास मॉडलिंग है, इनफैक्ट इसमें हमारे पास जो क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद हमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डिफाइन करना होता है और जो उसके मेथड्स होते हैं उन मेथड्स को डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे वो हम सिर्फ क्लासेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसकी टेक्निक्स और मेथड्स को देखेंगे, जिसमें हम ग्रामेटिकल पार्सिंग के ऊपर बात करेंगे और क्लासेस की विजिबिलिटी या इंडिकेटर्स पे बात करेंगे, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी बेस पे हम क्लासेस को सिलेक्ट करते हैं, और इसी तरह से कुछ सिलेक्शन क्राइटेरियाज के ऊपर बात करेंगे। और हम डिटरमिन करेंगे कि हम बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स जो कि हमें कहाँ से मिली हैं, सिनेरियो बेस्ड मॉडल से मिली हैं, उन्हें हम एक्सप्लॉइट करते हुए कैसे क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास बेस्ड मॉडलिंग से। क्लास बेस्ड मॉडल जो हम डेवलप करते हैं बेसिकली ये किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो क्लास बेस्ड मॉडल उन तमाम डेटा ऑब्जेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन करता है जिनको यूजुअली हम मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, आप खुद देख लें कि फॉर इंस्टेंस अगर हमने जो डेटा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात की थी, तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा ऑब्जेक्ट्स जो कि मैनिपुलेट होंगे, एक तो उनकी रिप्रेजेंटेशन क्लास बेस्ड मॉडल कर रहा होता है। सेकेंडली हमारे पास ये जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कह रहे होते हैं कि क्लास के अंदर मेथड्स हैं या सर्विसेज हैं, ठीक है, जो कि डेटा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, तो एक उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये दो चीज़ें क्लियर होंगी कि क्लास बेस्ड मॉडल हमें एक तो ऑब्जेक्ट्स जो हों जो कि मैनिपुलेट होंगे उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है और उसके साथ साथ ऑपरेशंस की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। इसके बाद फास्ट बेस्ड मॉडलिंग हमारे पास क्या कर रही होती है, और यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जब हम ऑब्जेक्ट्स और ऑपरेशन की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट और ऑपरेशंस की बात करेंगे, तो यू कैन सी कि ये ऑब्जेक्ट और ऑपरेशन एनकैप्सुलेटेड एक सिंगल एंटिटी में होते हैं हमारे पास, लाइक दिस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास उसके अगर ऑपरेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हैं, तो ये हम ओवरऑल इसे क्या बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड क्लास, ये हमारे पास क्लास है। तो दूसरे लफ्जों में ये क्लास बेस्ड मॉडलिंग इनफैक्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासेस। ठीक है, या स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन।
एक और जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, दीज आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्रोबब्ली हमारे पास वी मे हैव डिफरेंट क्लासेस, हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं जो हम एक सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये क्लासेस आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है, और चौथी चीज़ कि ये कोलैबोरेट कैसे करते हैं। तो यूजुअली अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप को अगर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप या हायरार्किकल फैशन में बात कर रहे हैं तो हमारे पास काइंड ऑफ रिलेशनशिप कहलाती है। और कोलैबोरेशन क्या होती है कि स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्रोबब्ली वन क्लास नीड एसोसिएशन और कोलैबोरेशन विद सम अदर क्लासेस। इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इसी में ही कोलैबोरेशन के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो ओवरऑल क्लास बेस्ड मॉडलिंग है, फिर अगर इसके एलिमेंट्स पे बात करें कि हमारे पास एक क्लास बेस्ड मॉडल में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो डेफिनेटली इट इंक्लूड्स क्लासेस, इट इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स, इट इंक्लूड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसके ऊपर हमने बात की क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स। और इसके अलावा हमारे पास ऑपरेशंस आ गए, ऑपरेशंस की बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज सीआरसी, कोलैबोरेशन डायग्राम एंड पैकेज। वी हैवंट डिस्कस्ड दीज थिंग्स सो फार। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम एक सीक्वेंस में मूव करेंगे। सबसे पहले हम क्लास की आइडेंटिफिकेशन यानी इस चीज पे काम करेंगे। सेकेंडली हमने जो उसके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना है उनको हम टच करेंगे। थर्डली हम ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम क्लास की कोलैबोरेशन पे बात करेंगे। और ये जो हमारे पास टॉपिक है सीआरसी और कोलैबोरेशन का, ये इनफैक्ट हमारे पास वहाँ पे कवर होंगे। तो अभी हम एक सीक्वेंस में मूव करते हैं जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं क्लासेस के ऊपर के क्लास बेस्ड मॉडलिंग में क्लास इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। और इस क्लास को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड बाय सिनेरियो बेस्ड मॉडल। क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वही सिनेरियो बेस्ड मॉडल जैसे हम यूजिंग सिनेरियो कह रहे हैं या सिनेरियोस कह रहे हैं, हम उनको एग्जामिन करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। यानी हमारे पास लाइक आप कहें कि जो नैरेटिव फॉर्म में हमने यूजेज सिनेरियो डेवलप कर लिए हैं, ठीक है, हम उन यूजेज सिनेरियो के ऊपर फोकस करते हैं। और उनको एग्जामिन करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं उनमें से क्लासेस जो हमें डिजायरेबल होती हैं। लेकिन अब ये कैसे डिटरमिन की जाती हैं, कैसे पता चलता है, तो वी यूज टू परफॉर्म ग्रामेटिकल पार्स। वी यूज टू परफॉर्म ग्रामेटिकल पार्स ऑन नैरेटिव यूज केसेस। जो हमने एक प्लेन टेक्स्ट में हमने यूज केसेस लिखे थे उस पर ग्रामेटिकल पार्स एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि वी हैव टेक्स्ट, हमारे पास जो भी ग्रामेटिकल पार्स में लाइक हमारे पास ये टेक्स्ट अवेलेबल होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंडरलाइन करते जाते हैं जो भी हमें नाउन्स या नाउन फ्रेजेस मिलती हैं। लाइक इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर इफ यू फाइंड नाउन समवेयर या नाउन फ्रेज हमारे पास एग्जिस्ट करती है टेक्स्ट के अंदर। नाउन वही जो ग्रामर में हम जिसे नाउन बोल रहे होते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग। तो हमारे पास क्या है, हम इन नाउन्स को या नाउन फ्रेजेस को यहाँ पे डिटरमिन करते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद हम एक और अंडरलाइन करते हैं, उस बात का ख्याल रखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है, समटाइम्स हमें कोई एक पर्टिकुलर नाउन मिलता है और उसी नैरेटिव के अंदर उसी नाउन को कोई दूसरा नाम भी दिया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम कहें कि हम वही सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक जगह पे उसे जस्ट सिस्टम कह दिया गया और एक जगह जगह सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम कह दिया गया हो। तो हमें ये चीज़ वहाँ पे इन्विजिलेंट होना है इस बारे में कि क्या ये वही सेम नाउन है जिसके बारे में दोबारा सिनोनिम्स का यूज़ किया जा रहा है या ऑल्टरनेटिवली ये नाम यूज़ किया जा रहा है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है ताकि हम डुप्लीकेशंस को अवॉइड कर सकें। द थर्ड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आप फोकस कीजिएगा कि इफ द क्लास यानी नाउन जो हमने आइडेंटिफाई किया इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन, कि हम इंटरेस्टेड हैं कि ये जो नाउन है इसके बारे में हम इसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सेव करें। ठीक है, तो इस केस में फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमने नाउन आइडेंटिफाई किया है या क्लास आइडेंटिफाई किया है, इट इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन डोमेन। यानी इफ द क्लास और नाउन इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी वी आर इंटरेस्टेड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर नाउन और क्लास, तो फिर हम ये कहेंगे कि इट इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन डोमेन। और अगर हमारे पास कोई नाउन आइडेंटिफाई होता है या कोई क्लास आइडेंटिफाई होती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वी नीड नॉट टू स्टोर
इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर क्लास, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कतई ज़रूरत नहीं है, बट वो है नाउन और वो नैरेटिव में गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारी प्रॉब्लम डोमेन का हिस्सा है या प्रॉब्लम स्पेस का हिस्सा है। दे आर जस्ट टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम डोमेन, जबकि हमें उन क्लासेस को आइडेंटिफाई करने या उन्हें आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ द क्लासेस आर नोन इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन, मीन्स इफ दे आर डिजायरेबल एंड दे आर इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, देन इट इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन स्पेस। वो फिर सोल्यूशन स्पेस का पार्ट होंगे, यानी हम उन्हें कंसिडर करेंगे। अदरवाइज इफ द क्लास इज नेसेसरी ओनली टू डिस्क्राइब सोल्यूशन, यानी हमें हेल्प कर रही है डिस्क्राइब करने में उस सोल्यूशन को, तो इट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्पेस। What should we look for once all the nouns have been isolated? Okay, तो क्वेश्चन तो ये पैदा होता है कि ओके हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया ये तमाम नाउन्स को। हमने कहा कि जी ओके ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, फॉर इंस्टेंस ये नाउन है, नाउन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये अंडरलाइन लिस्ट ऑफ नाउन्स हमारे पास आ गई। तो इसके बाद अब क्या किया जाए? तो हम देखते हैं कि हम फर्दर जब नाउन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अगला स्टेप क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास मैनिफेस्टेशन ऑफ एनालिसिस क्लासेस। मैनिफेस्टेशन से क्या मुराद है? हमारे पास इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑफ एनालिसिस क्लासेस, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम क्लासेस या जो नाउन्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक है, इंडिकेट करें कि ये रियली क्लासेस हैं, ये हमारे पास क्या है, ये बाकी क्लासेस हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक वी केम अप द लिस्ट ऑफ नाउन्स, जिन्हें हम कह रहे हैं कि दीज आर पोटेंशियल क्लासेस। पोटेंशियल क्लासेस से मुराद क्या है? टू बी क्लासेस, मींस वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि वो क्लासेस होंगी या नहीं, बट फॉर द टाइम बीइंग वी हैव जस्ट आइडेंटिफाइड द नाउन और हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, दीज नाउन्स आर पोटेंशियल क्लासेस। तो वो क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो कि हमें हेल्प करें कि हमने ये जो लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में जो एग्जिस्टिंग नाउन्स हैं या जो हम जिन्हें पोटेंशियल क्लासेस कह रहे हैं वो बाकी क्लासेस हो सकती हैं। तो हमारे पास वो इंडिकेटर्स कौन-कौन से हैं, ये लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। हम इन इंडिकेटर्स या इन मैनिफेस्टेशंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? हमारे पास पहली चीज़ है एक्सटर्नल एंटिटी, कि जो चीज़ हमारे उस लिस्ट में आ रही है, थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर नाउन, कि कहीं वो एक्सटर्नल एंटिटी तो नहीं है। External entity, anything outside the system that interact with the system either to get benefit or to provide benefit to the system। तो ये क्या होगी? ये एक्सटर्नल एंटिटी है। लाइक अगर सी ऑनलाइन की बात करें तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है? एक्सटर्नल एंटिटी। फैकल्टी है तो फैकल्टी है एक्सटर्नल एंटिटी। तो हमने उस लिस्ट को ब्राउज करना है जिसमें हमने वो नाउन्स आइडेंटिफाई करनी है और हमने देखना है कि क्या ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, और जिस कैटेगरी से बिलोंग करती है, फॉर इंस्टेंस हमने एक लिस्ट मेंटेन की हुई है। लाइक अगर सी ऑनलाइन की बात करूँ तो हमने कहा कि जी एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है, सॉरी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये हमने एक नाउन आइडेंटिफाई किया है वहाँ पे। तो अब इसके अगेंस्ट ये क्या है, ये हमें पता चल गया कि ये क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटी है, तो हम उसके आगे लिख देंगे ये किस टाइप की है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास एक और चीज़ है थिंग्स, कि क्या वो जो हमने लिस्ट में जो आइटम्स और पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या वो कोई थिंग है? अब थिंग से क्या मुराद है? थिंग can be a report, can be a display, can be a letter, can be a signal that are part of the information domain for the problem। जो कि हमने नैरेटिव में देखा कि कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। लाइक आप यूं कह लें कि जी हम इसमें कह सकते हैं कि जी सी ऑनलाइन के केस में हमारा जो सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की रिपोर्ट जनरेट करता है, ठीक है, या रिजल्ट कार्ड जनरेट करता है एट द एंड ऑफ सेमेस्टर। तो अब ये रिपोर्ट और रिजल्ट कार्ड ये बेसिकली क्या है? दीज आर थिंग, ठीक है। तो हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और इसके सामने हम मेंशन कर देंगे कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो लिख देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट कम्स अकरेंस और इवेंट। किसी चीज की को अकरेंस हो सकती है, ठीक है, या कोई इवेंट के बारे में बात हो सकती है, ठीक है। लाइक फॉर इंस्टेंस अ प्रॉपर्टी ट्रांसफर और द कंप्लीशन ऑफ सीरीज ऑफ रोबोट मूवमेंट दैट अकर विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम ऑपरेशन। जिस तरह हमने सेफ होम के कॉन्टेक्स्ट में बात की, तो सेफ होम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं कि अनडिजायरेबल सिचुएशन में अगर कोई एक सेंसर कोई इंफॉर्मेशन उसे मिलती है और वो कोई इवेंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, तो अब ये बेसिकली उस इवेंट का डिटेक्ट होना, कब कौन से सेंसर से क्या इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज काइंड ऑफ इवेंट जो कि हम इंटरेस्टेड हैं उस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखने के लिए। क्यों इंटरेस्टेड हैं? इसलिए कि वी हैव टू इंटीमेट द होम ओनर अबाउट दैट पर्टिकुलर, या सिस्टम हैज टू
इंटीमेट द होम ओनर अबाउट दैट पर्टिकुलर इवेंट, और इसी तरह से उस इवेंट ने ही बेसिकली आगे स्टार्ट करना है, अगर फॉर इंस्टेंस किसी टेलीफोन लाइन पे या वहाँ पे कॉल करनी है। तो इसलिए इवेंट जो है ये हम डिटरमिन करते हैं कि क्या कोई चीज़ ऐसी उस नाउन्स की लिस्ट में आ रही है जो कि इवेंट है, तो हम उसके सामने डेफिनेटली पर लिख देंगे कि दिस इज काइंड ऑफ। नेक्स्ट इज रोल। रोल क्या है? अगर मैनेजर, इंजीनियर, सेल्स पर्सन, प्लेड बाय पीपल हु इंटरेक्ट विद द। अब आप कह रहे होंगे कि रोल तो फिर एक्सटर्नल एंटिटीज ही होंगी, तो ये अलहदा लिखने का क्या मकसद था? तो यहाँ एक्सप्लिसिटली अलहदा इसलिए लिख दिया गया है कि हमारे पास समटाइम्स वी आर प्रीटी श्योर अबाउट द एक्सटर्नल एंटिटीज क्योंकि ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल एंटिटीज में आगे फर्दर हमारे पास एक्सप्लिसिटली की टर्म यूज हो जाएगी मैनेजर। अब मैनेजर क्या है बेसिकली जिस तरह स्टूडेंट एक एक्सटर्नल एंटिटी है, सीईओ लाइन के केस में तो किसी सेल्स के सिस्टम में हो सकता है मैनेजर हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटी, ठीक है। इसी तरह से सेल्स पर्सन एक एक्सटर्नल एंटिटी हो सकता है उस सारे सिस्टम में, समझ गए मेरी बात। इसी तरह से कोई मार्केटिंग ऑफिसर है तो वो एक्सटर्नल एंटिटी हो सकता है। तो हो सकता है कि नाउन्स इस तरह के नेमनक्लेचर के साथ हों, तो प्रोबब्ली दे आर डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर रोल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो होंगे तो हमें इससे पता चलेगा कि ओके दीज आर रोल इन केस ऑफ एक्सटर्नल एंटिटीज आर एक्टर्स, लेकिन हम स्पेसिफिकली लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, दीज आर रोल्स। इसी तरह से समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स की जो टर्म है वो हमें नैरेटिव्स में मिलती है, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं डिवीजन्स के ऊपर, बात कर रहे होते हैं ग्रुप्स की, बात कर रहे होते हैं टीम्स की, बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं। लाइक अगर हम ये बात करें कि सी ऑनलाइन बेसिकली तमाम कैंपसेस के साथ डील करता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास अगर ये एबटाबाद कैंपस की, अटक कैंपस, वाह कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस के बारे में हमारे मेन सी ऑनलाइन में इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, डेफिनेटली वहाँ पे होगी ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। और अगर एक कैंपस की बात की जाए तो कैंपस के अंदर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट साइंसेस है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो ये भी हमारे पास क्या है, दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो यू शुड बी वेरी मच अवेयर दैट व्हाइल स्टडिंग द नैरेटिव, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ आती है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन अभी ये क्लियर नहीं भी है, हमने नहीं स्टोर करनी, तो एनी वे यू हैव टू पॉइंट आउट कि ये हमारे पास क्या है, दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास प्लेसेस के बारे में बात आती है। समटाइम्स व्हेन यू स्टडी द नैरेटिव यू केम टू नो अबाउट सच अनाउंस जो कि आपके किसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर और लोडिंग डॉक दैट एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड अदर फंक्शंस, जिसमें ये रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर की बात हो रही है तो दिस इज काइंड ऑफ लोकेशन या प्लेस की बात की जा रही है। लोडिंग डॉक जहाँ पे हम लगेज को लोड करते हैं तो वो हमारे पास एक लोकेशन की बात आ रही है। या फिर आपके पास लाइक कोई ऐसा नैरेटिव है, जिस तरह आपने सी ऑनलाइन की बात की तो हमारे पास डिफरेंट कैंपसेस हैं, एबटाबाद है और कहीं के पे एबटाबाद अगर जिक्र आ गया तो ये क्या है, दिस इज काइंड ऑफ लोकेशन। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ये जो नाउन है वो नाउन किसी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है, किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हो। फॉर इंस्टेंस हमारे पास कैन बी सेंसर्स, फोर व्हील्ड व्हीकल्स, ठीक है, कंप्यूटर्स दैट डिफाइन आर क्लास ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, किसी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, तो फिर क्या है उसके बारे में अगर हम देखते हैं कि ऐसा कंटेंट एग्जिस्ट करता है तो हम उसके सामने डेफिनेटली ये स्पेसिफाई कर देंगे कि ये हमारे पास क्या है, दिस पर्टिकुलर नाउन इज द स्ट्रक्चर, हम ये स्पेसिफाई कर देते हैं। So these are basically manifestations. Manifestation means indicators. And once we have developed a list of nouns, yeah, we have separated the list of noun. हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ नाउन के सामने हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो किस टाइप की हमारे पास जो नाउन है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, या ये क्लास किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। ओके, व्हाट एल्स, इसके बाद और क्या चीज आती है? तो मैनिफेस्टेशन में कुछ और चीजें भी आती हैं, कुछ और चीजें भी आती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें टेक्सोनॉमी ऑफ क्लासेस, टेक्सोनॉमी बेसिकली क्या होता है, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, क्लासेस की कैटेगरीज। तो यहाँ पे ये एक और तरह से भी बताया गया है कि अगर आप वो बहुत ही डिटेल में नहीं देखते कि ये हमारे पास रोल्स हैं और ये चीज़ें हैं, लेकिन एनीवे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो डिटेल में गिवन है। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं कि यार अच्छा ये नाउन आ रहा है क्या,
प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, किसका? किसी डेटा का। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं प्रोड्यूसर ऑफ डेटा है या कंज्यूमर ऑफ डेटा है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। क्या ये नॉन कुछ इस तरह का है कि ये डेटा को मैनेज करने की बात की जा रही है, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि व्यू और ऑब्जर्वर क्लासेस भी हो सकती हैं। समटाइम्स कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं कि जो ओवरऑल सिस्टम को सेंस कर रही होती हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है? या हमारे पास व्यूज होते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए, हायर लेवल की क्लासेस हो सकती हैं या कोई हेल्पर क्लासेस हो सकती हैं, ऐसा तो नहीं है। तो एनीवे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया है ये आपको अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं भी होता, क्योंकि ये आपको शायद कंफ्यूज करे कि यार हम पहले तो वो कैटेगरीज की बात कर रहे थे अब यहाँ पे आ गए हैं, तो लीव इट, इसमें कोई इशू नहीं है। यू शुड स्टिक विद द प्रीवियस स्लाइड के उसके ऊपर हमने जो बात की कि हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, इवेंट्स हैं, रोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपने क्या करना है बेसिकली, नाउन्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने वहां देखना है कि ये किस टाइप की ये नाउन की इंफॉर्मेशन हमें लग रही है। ओके, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम मिस्टेक्स करते हैं एनालिसिस के अंदर। एनालिसिस यानी जो हमने सिनेरियोज डेवलप किए हैं उसमें हमारे पास मिस्टेक्स हैं। अगर वहां पे मिस्टेक्स हैं तो इसका मतलब ये होगा अल्टीमेटली जो हम क्लासेस आइडेंटिफाई कर रहे होंगे वहां पे मिस्टेक होगी। लाइक कोई क्लासेस हो सकता है मिस हो जाए या कुछ ऐसी चीज ऐड कर दी है जिसकी वजह से हमें कोई और क्लास ऐड करनी पड़े, ठीक है? या मुमकिन है हम कुछ ऐसा कर रहे हो कि हम फंक्शन है या ऑपरेशन कोई है, हम अज्यूम करें कि यार ये तो पूरी क्लास है लेकिन ऐसा ना हो, वो क्लास ना हो। ठीक हो गया? तो अब हम ये जो अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की, मैं इसे ज़रा एक शॉर्ट वे में एलैबोरेट भी कर देता हूँ कि हम क्या करते हैं, नैरेटिव लेते हैं, नैरेटिव में से नाउन्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं इसके ऊपर इंडिकेटर्स देखते हैं कि ये बेसिकली लिस्ट ये आइटम्स जो हैं ये किस स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ तक अभी हमने जो एक्टिविटी परफॉर्म की है वो की है, इसी एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो दिस इज यूसेज सिनेरियो इन नैरेटिव फॉर्म। ये यूसेज सिनेरियो है, मैं इस यूसेज सिनेरियो को आप के लिए यहाँ रीड आउट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल के तौर पे भी हमें इसे देख रहे हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि मैं इसे आपके लिए रीड करूँ। तो the safe home security function enables the homeowner to configure the security system when it is installed, monitors all sensors connected to the security system and interact with the homeowner through the internet, a PC, a control panel. You can see over here कि हमारे पास ये अंडरलाइन जो चीज़ नजर आ रही है, सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन, होम ओनर, ये क्या नाउन्स है, सिक्योरिटी सिस्टम इज अ नाउन, सेंसर इज अ नाउन, इंटरनेट इज अ नाउन, पीसी इज अ नाउन, कंट्रोल पैनल इज अ नाउन। ओके, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन द सेफ होम पीसी इज यूज टू प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या है देखें, दोबारा पीसी आया है, ठीक है? अगर ये रिपीट हो रहा है तो हमने इसे स्किम कर देना है, अवॉइड कर देना है, इसे छोड़ देना है। ओके, द सेफ होम पीसी इज यूज टू प्रोग्राम एंड कॉन्फ़िगर द सिस्टम, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब यहाँ पे जो मैं एक बात कर रहा था, यहाँ पे टर्म सिस्टम यूज हुई है, यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम यूज हुई है, ठीक है? तो बेसिकली दीज आर सिनोनिम्स, इंटरचेंजेबली यूज हो रही हैं। तो ये भी आपने फील करना है कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। ईच सेंसर इज असाइन्ड नंबर, number is a noun, type is a noun, master password, it is also known, is programmed for arming and disarming the system, and telephone numbers are input for dialing when sensors event, टेलीफोन नंबर की बात होगी, सेंसर इवेंट की बात होगी। तो दीज आर बेसिकली नाउन्स और हमने इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है, ये जो इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर रहे थे। When sensor event is recognized, next paragraph में आते हैं, when sensor event is recognized, software invokes an audible alarm, audible alarm, undesirable event के केस में वो इन्वोक करेगा। अटैच टू द सिस्टम, सिस्टम के साथ अब यहाँ पे दोबारा सिस्टम आया तो हम इसे नहीं लिख रहे क्योंकि हम ऑलरेडी सिस्टम को कंसिडर कर सकते हैं। आफ्टर delay time that is specified by the homeowner during system configuration activities, the software dials the telephone number of monitoring service, ठीक है? provides information about the location, reporting the nature of the event that has been detected। मतलब हमारे पास अलार्म प्ले होने के बाद अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं होता तो फिर वो क्या करता है, टेलीफोन लाइन के ऊपर वो इट विल मेक अ कॉल। तो इसमें अब हमें जो नाउन्स मिले हैं, डिले टाइम हमें नाउन मिल गया है, मॉनिटरिंग सर्विस नाउन मिल गया है, उसके बाद इंफॉर्मेशन एक नाउन है, लोकेशन एक नाउन है,
टेलीफोन नाउन है। आगे चलते हैं जी। द होम ओनर रिसीव सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एक नाउन आ गया। वाया कंट्रोल पैनल, द पीसी आर द ब्राउजर कलेक्टिवली कॉल्ड इंटरफेस, यानी पीसी और ब्राउजर मिलके हम उसे ओवरऑल इंटरफेस करें। द इंटरफेस डिस्प्लेज प्रॉम्प्टिंग मैसेज, प्रॉम्प्टिंग मैसेज क्या है, ये अगेन हमारे पास एक नाउन है। एंड सिस्टम स्टेटस इंफॉर्मेशन, ये भी नाउन है ऑन द कंट्रोल पैनल। द पीसी आर द ब्राउजर विंडोज, however however interaction takes the following form, so it is good in fact। और ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों को एग्जाम्पल में कवर करना ये खासा इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो यहाँ पे जितना ये हमने एक यूजेज सिनेरियो पढ़ा है जो कि एक नैरेटिव फॉर्म में होता है, तो अब हमने यहाँ पे तमाम नाउन्स को जो है वो अंडरलाइन करके आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे पास नाउन है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हमने अगला स्टेप क्या किया था। नाउन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते थे, हम मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते थे, इंडिकेटर्स की तरफ जाते थे, बताते थे कि ओके ये नाउन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमने कुछ नाउन्स यहाँ से पिक किए, हमारे पास वो नाउन्स हैं, होम ओनर है, सेंसर है, कंट्रोल पैनल है, इंस्टॉलेशन है, सिस्टम है, नंबर टाइप है, मास्टर पासवर्ड है, टेलीफोन नंबर है, सेंसर इवेंट है, ऑडिबल अलार्म है, मॉनिटरिंग सर्विस है। All these are nouns we identified in from the narrative in the last slide। और हम इन्हें क्या कह सकते हैं, these are potential classes। potential means to be classes, कि क्लासेस हो सकती हैं, नहीं भी होंगी, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई करना है। ओके, तो अब हमने वन बाय वन देखना है व्हाट इज होम ओनर। होम ओनर की बात करें तो होम ओनर क्या है बेसिकली। होम ओनर हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटी है, और जाहिर है होम ओनर इज द रोल एज वेल। सेंसर की बात करते हैं तो सेंसर क्या है, सेंसर इज आल्सो एन एक्सटर्नल एंटिटी दैट यूज्ड टू इंटरैक्ट with the system in order to provide benefit to the system। Control panel is also an external entity that interact with the system or PC। Installation, installation किसी चीज का इंस्टॉल करना। अब इंस्टॉल करना क्या है, इट इज काइंड ऑफ अकरेंस ऑफ समथिंग। इसी तरह से सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम क्या है, सिस्टम इज अ थिंग, सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम की बात हो रही है। उसी तरह से नंबर और टाइप की बात करते हैं, नंबर और टाइप की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, शायद ये अभी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, कि यहाँ पे जिक्र हो रहा था कि बेसिकली वो सेंसस के नंबर और टाइप के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो वहाँ से हमें नैरेटिव पढ़ के ये आइडिया होता है कि ओके दे आर टॉकिंग अबाउट अ सेंसर जो कि नाउन है, एंड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दैट इज नंबर ऑफ सेंसर एंड टाइप ऑफ सेंसर इज लिंक्ड विद दैट पर्टिकुलर सेंसर नाउन, उसके साथ लिंक करती है। तो इसका मतलब ये होगा अगर हम इसे पोटेंशियल क्लास बनाना चाहते हैं तो दिस नंबर एंड टाइप इज नॉट अ क्लास, इज नॉट एन नाउन। नाउन है ऑलरेडी, ऑब्वियसली नाउन है, लेकिन ये क्या है बेसिकली हमारे पास जितने भी आइटम्स वहां पे गिवन थे उनमें से किसी के साथ भी किसी कैटेगरी में नहीं लाई करता। और एक इन्फॉर्मेशन नैरेटिव से मिलती है कि ओके क्योंकि बिलोंग करते हैं सेंसर से, तो इसका मतलब अगर हम सेंसर को क्लास बना देते हैं तो ये सेंसर क्लास के क्या हो सकते हैं, दीज कैन बी एट्रीब्यूट्स ऑफ द सेंसर क्लास। इसी तरह से मेथड इज अ थिंग, टेलीफोन नंबर इज अ थिंग, सेंसर इवेंट की अगर हम बात करते हैं इज एन एक्रेंस, ऑडिबल अलार्म एक एक्सटर्नल एंटिटी है कि वो सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और सिस्टम सिग्नल भेजता है और वो क्या करता है, अलार्म प्ले करता है। इसी तरह से अगर हम मॉनिटरिंग सर्विस की बात करते हैं तो मॉनिटरिंग सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। तो हमने क्या किया, वो तमाम लिस्ट ऑफ नाउन जिन्हें हम पोटेंशियल क्लासेस कह रहे हैं उनके सामने हमने स्पेसिफाई कर दिया कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन सी कैटेगरी, यानी एक्सटर्नल एंटिटी हैं, वो रोल है, वो अकरेंस है, वो थिंग है हमारे पास, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। तो यहाँ तक हमने ये काम कंप्लीट कर लिया जो कि हमने देखा था कि इस हद तक हमने जाना था। अब देखते हैं कि और इसमें क्या हो सकता है। नेक्स्ट कम्स सिलेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पोटेंशियल क्लासेस। अब हमने किस तरफ जाना है, हमने देखना है कि ओके इस पर्टिकुलर जो हमने क्लासेस या ना पोटेंशियल क्लासेस सॉरी हमने जो आइडेंटिफाई कर ली हुई हैं और हमने आगे उनकी कैटेगरीज भी स्पेसिफाई कर दी हैं, क्या वो ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो यहाँ पे इन एट्रीब्यूट्स को मीट करती हैं या नहीं करती हैं, ये वाली करैक्टरिस्टिक्स उनमें पाई जाती हैं या नहीं। अगर ये करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं तो प्रोबेबली दे विल क्वालिफाई फॉर अ क्लास। अगर ये करैक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती तो दे वुडंट क्लासिफाई फॉर द क्लास। मैं ये आपके लिए एक्सप्लिसिटली यूं ही रीड करता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये ना हो के बाद में आपको प्रॉब्लम हो।
The first thing is retained information. Retained information. How? The potential class will be useful during analysis only if information about it must be remembered so that the system can function. पहला पॉइंट ये है कि अब आपने उस लिस्ट में से देखना है कि जो आपने नाउन आइडेंटिफाई किया है जिसे हम पोटेंशियल क्लास कह रहे हैं, क्या इस पोटेंशियल क्लास के बारे में सिस्टम इंफॉर्मेशन रखने में इंटरेस्टेड है या नहीं है. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल इसकी यूं देता हूँ कि होम ओनर के बारे में अगर तो ऐसा है कि सिस्टम हम परचेज करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं और सिस्टम में एक ऑप्शन है स्टैटिक कि आप क्या कर सकते हैं, एक मैनुअल दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि योर सिस्टम आईडी इज दिस और योर सिस्टम पासवर्ड इज दिस. पासवर्ड आप मैक्सिमम चेंज कर सकते हैं जो वहीं पे आपकी बायोस लेवल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके थ्रू. अदरवाइज एक स्टैटिक आईडी होती है. जिस तरह आप बहुत सारे आईपी कैम्स परचेज कर रहे होते हैं, उस केस में भी होता है कि आपका कैम आईडी होता है, फिर आप उसका आईडी पासवर्ड दे सकते हैं. तो यहाँ पे भी अगर हम ऐसा एक सिस्टम फॉर इंस्टेंस एक बंदा बाय करके लाता है और घर में इंस्टॉल कर लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिस्टम अब उसके लिए काम कर रहा है. तो सिस्टम में होम ओनर की अपनी इंफॉर्मेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है. होम ओनर सिंपली कितना इंटरेक्ट कर रहा है, उसे ऑलरेडी सिस्टम की एक आईडी है और होम ओनर का एक पासवर्ड है. तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन या ये जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हैं सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम, उन ऑर्गेनाइजेशन का इससे कंसर्न नहीं है कि ये किसने परचेज किया हमसे. ठीक है. इसका मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू मेंटेन इंफॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर होम ओनर इन द सिस्टम. सही है, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. तो अब होम ओनर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब देखा जाए तो होम ओनर के बारे में हम इंफॉर्मेशन रखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है. हाँ, अगर ऐसा हो कि ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी डेटाबेस हो कि ओके जी फलां लोग ये बाय करके लेके गए हैं, इसकी यूजर आईडी ये थी, इसका पासवर्ड ये था और उसकी वो सारी चीजें अपने पास मेंटेन की हुई हैं उन्होंने, तो इन दैट केस डेफिनेटली वी आर इंटरेस्टेड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ होम ओनर. लेकिन जो मैंने आपको पहले सिनेरियो बताया, इस केस में हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. तो अगर तो हम इंफॉर्मेशन रिटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उस क्लास को छोड़ देंगे. ओके. द नेक्स्ट इज नीडेड सर्विसेज. नीडेड सर्विसेज. द पोटेंशियल क्लास must have a set of identifiable operations that can change the value of its attribute in some way. दूसरी ये है कि हमारे पास जो हम पोटेंशियल क्लास है उसके आप स्टडी करेंगे उस नाउन को या उसके देखेंगे कि क्या इसमें कुछ ऐसे इसके ऑपरेशंस हो सकते हैं, मेंबर फंक्शंस जिन्हें हम कहते हैं. ठीक है, जो कि इसकी वैल्यूज को मैनिपुलेट कर रहे हो, इसके एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट कर रहे हो. अगर तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है, लाइक हम देखते हैं कि हमारे पास एक जो हमने ऑब्जेक्ट सॉरी एक नाउन या पोटेंशियल क्लास अगर आइडेंटिफाई किया और पोटेंशियल क्लास में हम सोचते हैं कि यार इसके क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, अगर उसका कोई ऑपरेशन माइंड में नहीं आता और अपने वो एट्रीब्यूट्स को या उन चीज़ों को चेंज करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर एक ऐसा नाउन या एक ऐसी पोटेंशियल क्लास जिसके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी उसके कोई ऑपरेशंस नहीं है, वो अपने एट्रीब्यूट्स पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि फिर ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्लास के लिए क्वालिफाई नहीं करती. ठीक है. तो needed services is meant to that the potential class must have set of identifiable operations. इसमें operations identifiable होने चाहिए ताकि हम clearly बता सकें कि हमारे पास क्या है, ये इसके ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं. अब बिल्कुल ये वैसी है जैसे होम ओनर की अभी हमने बात की, तो अगर होम ओनर के केस में होम ओनर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते, होम ओनर की कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही, मैनिपुलेट नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि होम ओनर भी इस केस में हमारे पास कोई ऐसे अगर एट्रीब्यूट्स नहीं है सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो जाहिर है फिर हम उसे नहीं कंसिडर कर रहे. नेक्स्ट इज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स. ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस द फोकस शुड बी on major information. A class with a single attribute may in fact be useful during design, but it is probably better represent as an attribute of another class during the analysis activity. बट यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आप जो क्लास आइडेंटिफाई करते हैं, थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर क्लास, पोटेंशियल क्लास के डू इट हैव न्यूमरस एट्रीब्यूट. ठीक है, क्या इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं. ज़ाहिर क्लास इस तरह मैंने कहा कि अगर स्टूडेंट एक क्लास के तौर पे हम आइडेंटिफाई करते हैं या पोटेंशियल क्लास हम उसे लेते हैं, तो अगर सी ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेफिनेटली वी कैन थिंक इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट सकते हैं. स्टूडेंट आईडी हो सकती है, उसका नाम हो सकता है. ठीक है,
और उसका एज, उसकी जेंडर एंड सो फोर्थ, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, उसकी क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो अभी क्या है, दीज आर एट्रीब्यूट्स। इफ अ पर्टिकुलर नाउन आर अ पोटेंशियल क्लास जो कि हमने आइडेंटिफाई की है, इट हैज एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर इसमें है तो फिर प्रोबब्ली हम इसे करेंगे कि ये क्वालिफाई करती है। अगर वो सिंगल एट्रीब्यूट है फिर हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। रादर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ओके, ये जो सिंगल एट्रीब्यूट है इसको हम किसी और क्लास का हिस्सा बना देते हैं, किसी और क्लास का हिस्सा बना देते हैं, तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमारे पास जो क्लासेस होती हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर जो क्लासेस होती हैं उनको हम एनालिसिस क्लासेस बोलते हैं। और इससे अगला स्टेप डिजाइन मॉडलिंग का आता है, और डिजाइन मॉडलिंग में जो क्लासेस होती हैं उनको हम डिजाइन क्लासेस बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीट कर रहा हूँ, एनालिसिस मॉडलिंग में जो क्लासेस हम आइडेंटिफाई करते हैं, बनाते हैं, वो एनालिसिस क्लासेस होती हैं। और डिजाइन मॉडलिंग में जो हम क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं, दीज आर कॉल्ड डिजाइन क्लासेस। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इनफैक्ट द यूजफुल ड्यूरिंग डिजाइन, कि अगर एक सिंगल एट्रीब्यूट के साथ क्लास है तो वो डिजाइन के वक्त शायद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो एज अ डिजाइन क्लास, बट इफ but is probably better represented as attribute of another class during analysis activity। एनालिसिस एक्टिविटी में हमें सेपरेट क्लास बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगली स्टेज पे देखेंगे जी, हम यहाँ पे जाएंगे तो अगर किसी क्लास के एक ऐसा एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है और अगर हमें जरूरत हुई तो हम क्या करेंगे, डिजाइन लेवल पे जाके एक अलग से क्लास बना सकते हैं, वहां पे सिंगल एट्रीब्यूट के साथ क्लास हम एक्सेप्ट कर लें। ओके, तो मतलब कट इन शॉर्ट, whatever in the potential classes list, it should have multiple attributes. The next is common attributes. A set of attributes can be defined for a potential class and these attributes apply to all instances of the classes. Okay, तो हमारे पास क्या है कि हम अगर एक क्लास जो हमने पोटेंशियल क्लास के हैं, तो हम पोटेंशियल क्लास से रेलेवेंट, पहली बात तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स तो होंगे। अब ये भी देखना है कि क्या वो एट्रीब्यूट्स हैं दे आर कॉमन, ठीक है, मीन्स दे आर कन्वर्जिंग, दे आर डिफाइनिंग अ सिंगल थिंग, कि वो एक ही चीज को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे। और वो जो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर एक क्लास के हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं या इंस्टेंसेस बनाते हैं, तो क्या वो तमाम इंस्टेंसेस में उन तमाम एट्रीब्यूट्स की जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक इंस्टेंस में दो एट्रीब्यूट्स, हम समझें कि यार इस केस में तो ये दो एट्रीब्यूट्स चाहिए, दूसरे केस में ये चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि वो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए वो एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम ऐसी पोटेंशियल क्लासेस को हटा देंगे कि ये हमारे लिए वो सिलेक्शन क्राइटेरिया मीट नहीं करती। और बिल्कुल वैसे ही कॉमन ऑपरेशन के बारे में बात हुई है, सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी डिफाइंड फॉर पोटेंशियल क्लास और दीज ऑपरेशंस अप्लाई टू ऑल इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस। कि हमारे पास क्या होने चाहिए, एक जो पोटेंशियल क्लास है हम उसे देखेंगे क्या इसके ऑपरेशंस हो सकते हैं। और ये जो ऑपरेशन होते हैं, अगर हम जिसके जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें तो उसमें ये जो ऑपरेशन हैं इसके कॉमन रहेंगे तमाम इंस्टेंसेस में। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉमन ऑपरेशन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट। एसेंशियल रिक्वायरमेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक्सटर्नल एंटिटीज दैट अपीयर इन द प्रॉब्लम स्पेस, ठीक है, प्रॉब्लम स्पेस एंड प्रोड्यूस आर कंज्यूम इंफॉर्मेशन। सही है, प्रॉब्लम स्पेस में कोई ऐसी एंटिटीज हमने आइडेंटिफाई कर रही हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही हैं, कंज्यूम कर रही हैं, और एसेंशियल है टू द ऑपरेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी डिफाइंड एज क्लासेस रिक्वायरमेंट मॉडल। मतलब ये हमारी सिस्टम बाउंड्री से बाहर कोई भी एक एक्सटर्नल चीज है, वो एक्टर हो सकता है, वो अगर कोई सिस्टम दे रहा है, सॉरी कोई इंफॉर्मेशन ले रहा है या इस सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है, और हम इंटरेस्टेड हैं कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखें, तो डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंसिडर करें कि ये हमारे पास क्या है, क्लासेस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल एंटिटीज दैट अपीयर इन द प्रॉब्लम स्पेस एंड प्रोड्यूस आर कंज्यूम इंफॉर्मेशन, मींस दिस इज प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन, दिस इज कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन। प्रोड्यूस और कंज्यूम इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू द ऑपरेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम, और वो इंपॉर्टेंट है दोनों सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर ऐसे केस में प्रेफरेबली ज्यादा चांसेस हैं कि इस तरह के जो तमाम पोटेंशियल क्लासेस हैं वो क्वालिफाई कर लेंगी उस क्राइटेरिया के लिए। ओके, तो ये वो चीजें थी जो कि अब हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि अब हमने उस लिस्ट में से देखना है कि क्या ये इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं या नहीं करते। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि और हमने क्या करना है। अब एक क्लास के लेजिटिमेट होने के लिए, लेजिटिमेट मींस लीगल होना, लीगल होना, क्या वो एक वैलिड क्लास है या
नहीं है उसके लीगल होने के लिए। लीगल फॉर व्हाट? फॉर इंक्लूजन इन द रिक्वायरमेंट मॉडल, यानी एनालिसिस मॉडल में शमूलियत के लिए उसका लीगल होना। इसके लिए क्या जरूरी है? शुड सेटिस्फाई ऑल और ऑलमोस्ट ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो अभी हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स बात की है ना, तो उसमें या तो वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स या मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने सिलेक्शन की बात की है उनको सेटिस्फाई करती हो, तो फिर वो क्या करेंगी, ऐसी क्लासेस लीगल होंगी for inclusion in the requirement model or analysis model. The next, decision for inclusion of the potential classes, ये क्या होगा? ये हमारे पास सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि हम बहुत ज़्यादा एक क्वालिटेटिव वे में जा रहे होते हैं। हम एक नाउन को देखते हैं और फिर सिस्टम को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि अच्छा इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है, ये कैरेक्टरिस्टिक मीट करता है नहीं करता। तो दिस इज काइंड ऑफ सब्जेक्टिव सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो वो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव होगा, नंबर्स के साथ डील कर रहा होगा। तो ऐसा कोई नंबर वाली चक्कर नहीं है कि हम कहेंगे कि 2+2 = 4 है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसी चीज़ नहीं है हमारे पास। तो जो ये इंक्लूजन का डिसीजन है, ये डेफिनेटली अगर हम फोकस करें तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव डिसीजन ही होता है, ठीक है। इसलिए अगर सब्जेक्टिव होता है तो फिर क्या, लेटर एवोल्यूशन में कॉज ऑब्जेक्ट टू बी डिस्कार्डेड आर रीइंस्टेटेड। तो अगर ये सब्जेक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि बाद में ये मुमकिन है कि कोई क्लास हम सेलेक्ट कर भी लेते हैं तो हमें या तो वो डिस्कार्ड करनी पड़े या फिर क्या करे, उस क्लास को हमें रीइंस्टेट करना पड़े, जो हमने पहले छोड़ी थी अब शायद हम उस क्लास को कंसिडर कर लें। तो इट मे हैपन, बट अगर सिस्टम को या रिक्वायरमेंट को हमने अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है तो फिर इसके चांसेस कम होते हैं। द नेक्स्ट इज, although the first step of the class-based modeling is the definition of the classes, ठीक है, and decision must be made। अब हमें ये पता है कि जी अगर ये हमारे पास सब्जेक्टिव डिसीजन भी है, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि सब्जेक्टिव में हमने कुछ क्लासेस छोड़ दी, कुछ क्लासेस शामिल कर ली, और हमें ये भी पता है कि सब्जेक्टिव डिसीजन है, बाद में ये थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। even if the decision is subjective, go for that particular decision as a first step to identify the classes for a model। यानी ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव डिसीजन होने की वजह से आप वो एम्बिगुइटी में रहें और क्लासेस को सिलेक्ट ना करें। तो कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट्स जो कि नैरेटिव में गिवन है, आप उसकी बेस पे क्या कर सकते हैं, आप ये सब्जेक्टिव डिसीजन ले लें, क्योंकि हम लेटर ऑन फिर इन चीज़ों को डिस्कार्ड कर सकते हैं, ये शामिल की जा सकती है। इसके बाद क्या होता है जी, अप्लाई द सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सेफ होम क्लासेस। इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या करें, अप्लाई करके देखें कि अगर वो मीट कर रही हैं तो ओके वो इंक्लूड कर ली जाएंगी, अदरवाइज नहीं की जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ ये वही दोबारा कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, और ये वो लिस्ट है जो हमने नाउन्स आइडेंटिफाई किए थे या जिन्हें हम पोटेंशियल क्लासेस कह रहे हैं, और ये हमने उनकी जो कैटेगरीज बनाई थी वो बताई थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये कैटेगरीज नहीं है इसकी, केवल ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन है। अब देखते हैं होम ओनर के बारे में क्या कहते हैं। अब हमने उस लिस्ट को उठाया और हमने उस लिस्ट को देखना है विद रिस्पेक्ट टू दीज सिलेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। होम ओनर के बारे में कहते हैं, होम ओनर रिजेक्ट 1 2 फेल। होम ओनर को पहली बात उसने डिसीजन दे दिया कि दिस इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड है? कहते हैं 1 2 फेल इवन दो 6 अप्लाइज। अब देखिए 1 2 क्या है, 1 2 रिटेन इन्फॉर्मेशन, मतलब होम ओनर के बारे में ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड नहीं है कि इन्फॉर्मेशन रिटेन करे। नीडेड सर्विसेज, ये होम ओनर के बारे में कोई ऐसा ऑपरेशन आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि हम इसे क्लास के बारे में करें, तो इसका मतलब 1 भी फेल हो गया, 2 भी फेल हो गया। लेकिन वो कहता है कि 6 अगर हम देखें, 6 क्या कहता है, एनीथिंग दैट इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द सिस्टम और गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, उसके बारे में हम प्रेफरेबली उसे हम क्लास आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर इंफॉर्मेशन ही रिटेन नहीं करनी और नीडेड सर्विसेज उसमें नहीं एग्जिस्ट करती तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कम सेंसर। सेंसर के बारे में कहते हैं कि जो हमने इसमें सेंसर है ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा, ऑल अप्लाई। सेंसर के बारे में हम इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, सेंसर के बारे में उसके ऑपरेशंस हैं, सेंसर के बारे में ऑपरेशन है। सेंसर क्या करता है, सेंस करता है किसी इवेंट को, इवेंट को सेंस करना ऑपरेशन है। इसी तरह उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी आईडी है, उसकी टाइप है, ठीक है। इसी तरह से उसके आईडी टाइप ये सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सारे इंस्टेंसेस में वही होंगे। इसी तरह से उसके ऑपरेशन जो हैं, दे माइट हैव सेट ऑफ ऑपरेशंस जो कि कॉमन सारे ऑब्जेक्ट्स में एक ही जैसे होंगे।
ठीक है, और वो एक्सटर्नल एंटिटी भी है और इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन रखने में इंटरेस्टेड हैं। इसी तरह से कंट्रोल पैनल वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है जनाब, क्योंकि उस पर तमाम चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो इट इज़ रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन इज़ नथिंग। अगर हम लॉजिकली देखें तो हम यहाँ पे जो नैरेटिव में बात की थी, हमने सिर्फ कहा था कि सिस्टम इंस्टॉलेशन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट इज इलियस, सॉरी सिस्टम। सिस्टम क्या है? इट इज़ एक्सेप्टेड, ऑल अप्लाई, कि हम सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन रखने में इंटरेस्टेड हैं। इसी तरह से नंबर और टाइप, जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम भी डिबेट किया था, इसको कहा जा रहा है कि रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? थ्री थ्री फेल्स होता है। थ्री क्या है जी? ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। अब ये इनफैक्ट नंबर टाइप, क्या नंबर के को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं? टाइप के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं? तो एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो इसका मतलब इसमें थ्री रिजेक्ट हो रहा है। तो ये हमने पहले भी बात कर ली थी, लॉजिकली हमें लग रहा था क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू सेंसर, तो हम इंस्टेड के इसे एक इंडिपेंडेंट क्लास बनाए। हम क्या कहते हैं कि जी ये हमारे पास सेंसर क्लास के एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट इज मास्टर पासवर्ड, ये भी रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ थ्री। अब मास्टर पासवर्ड क्या है? इसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। पासवर्ड इज पासवर्ड, ये इटसेल्फ एक एट्रीब्यूट के तौर पे है। तो प्रोबली शायद ये फीलिंग जाती है कि मास्टर पासवर्ड की जो इंफॉर्मेशन है इट काइंड भी हम सिस्टम के अंदर शायद मास्टर पासवर्ड को डील कर रहे हो, तो सिस्टम क्लास का हो सकता है ये एट्रीब्यूट बन जाए आगे जाके। ठीक है, इसी तरह से टेलीफोन नंबर की बात करते हैं तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है। हो सकता है टेलीफोन नंबर भी हमारे पास सिस्टम क्लास कैसा हो कि सिस्टम में टेलीफोन नंबर की इंफॉर्मेशन पड़ी होनी चाहिए, डेफिनेटली मास्टर पासवर्ड की इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट कम सेंसर इवेंट, इसको क्या कह रहा है ये एक्सेप्ट हो जाता है, ऑल अप्लाई। इस इवेंट के बारे में जाहिर है हम इंफॉर्मेशन रखने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना। और इवेंट्स के डिफरेंट ऑपरेशन हो सकते हैं, उसकी कुछ सेट ऑफ कॉमन फंक्शनलिटीज हो सकती हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ऑडिबल अलार्म एक्सेप्टेड, क्या हो रहा है? 2 3 4 5 6 ये सारी अप्लाई हो रही है, वन अप्लाई नहीं हो रही। ये लाइक सिस्टम के साथ एक अलार्म कनेक्टेड है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेव द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर अलार्म, क्योंकि यार कनेक्टेड है तो उसके बारे में हमें उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम रिटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जाहिर है इससे रिलेटेड, अलार्म से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, प्ले अलार्म, स्टॉप अलार्म, ठीक है, तो ये क्या है उसकी सर्विसेज, इस तरह उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है, अलार्म के हवाले से। मॉनिटरिंग सर्विस, मॉनिटरिंग सर्विस क्या है? इसको कहता है रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट की एक्सेप्ट भी हो सकती थी अगर हम इसमें इंटरेस्टेड होते कि जो सिस्टम में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूमरस इमरजेंसी सर्विसेज या रेस्क्यू सर्विसेज जो कि मॉनिटरिंग सर्विसेज होती हैं। लेकिन वहाँ पे हम हार्ड कोडेड एक टेलीफोन नंबर दे रहे हैं जो कि मॉनिटरिंग सर्विस का होता है, तो इसका मतलब हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखें। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये रिजेक्ट हो जाती है, इसमें 1 2 फेल हो जाते हैं, इवन दो 6 अप्लाइज। ये एक्सटर्नल एंटिटी डेफिनेट हमारे पास था। ओके जी, तो यहाँ पे अब हमने वो लिस्ट जो नैरेटिव से फाइंड आउट की थी, फिर हमने उसके सामने लिखा था कि इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, उसी लिस्ट को हमने उठाया और ये देखा कि क्या ये इन करेक्टरिस्टिक्स तमाम पोटेंशियल क्लासेस में एग्जिस्ट करते हैं, और बेस्ड ऑन दोज करेक्टरिस्टिक्स हमने कुछ क्लासेस को क्वालिफाई एक्सेप्ट कर लिया और कुछ को हमने रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो ये कुछ एक दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं जस्ट टू कंक्लूड द लेक्चर। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, the preceding list is not all inclusive, additional classes would have to be added to complete the model। अगर हम ये कहें कि आपने नैरेटिव्स, डिफरेंट नैरेटिव्स पढ़ने के बाद ये एक सफिशिएंट लिस्ट बना दी है, तो ऐसा नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म टू डेवलप द लिस्ट, जो कि ग्रामेटिकल पार्ट्स होता है और ये हमें इजीली वो बहुत सारी पोटेंशियल क्लासेस आइडेंटिफाई करके देता है। बाकी हमें सिस्टम को स्टडी करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए प्रॉब्ली हमें कुछ और क्लासेस भी यहाँ पे ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है। कहने से मुराद ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो ग्रामेटिकल पार्ट से क्लासेस आए हम कहेंगे ये हमारे पास एक फाइनल डिसीजन है, इसके बाद और क्लासेस उसमें शामिल नहीं हो सकती। तो बीइंग एनालिस्ट यू हैव टू लॉजिकली अबाउट द, और आप इसके टॉप क्लासेस हो सकती है नहीं। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट। सम ऑफ द रिजेक्टेड पोटेंशियल क्लासेस विल बिकम एट्रीब्यूट्स ऑफ दोज क्लासेस दैट वर एक्सेप्टेड। अब हमने वहां पे लिस्ट में कुछ ऐसे लिखी थी रिजेक्टेड पोटेंशियल क्लासेस, लाइक ये थी, ये थी, ये थी, ये तमाम क्या थी? ये रिजेक्ट हो गई थी। ये कहते हैं कि ये क्या हो जाएंगी? ये एट्रीब्यूट्स बन जाएंगी कुछ दूसरी एक्सेप्टेड क्लासेस के। जैसे जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि नंबर टाइप एट्रीब्यूट बन जाएगा सेंसर क्लास का। इसी तरह से मास्टर पासवर्ड
टेलीफोन नंबर, ये क्या एट्रीब्यूट बन जाएगा किसका, सिस्टम क्लास का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमें यहाँ से। इसी तरह से तीसरा पॉइंट क्या है जी, different statements of the problem might cause different accept or reject decision to be made। अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जरा गौर करें और फिर देखें जो हमने बात की थी कि ये जो प्रोसेस है क्लासेस को सिलेक्ट करने का, दिस इज सब्जेक्टिव प्रोसेस नॉट ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, यानी ये क्वालिटेटिव प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक क्लास हो सकता है एक सिस्टम में वो एक्सेप्टेबल हो और किसी दूसरे सिस्टम की बात करें तो उसमें एक्सेप्टेबल ना हो। लाइक सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर लें, हो सकता है कि 100 से एक कंपनी का सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा हो जिसमें वो होम ओनर के बारे में उसका कंप्लीट बायोडेटा रख रहे हैं। तो अब क्या है, होम ओनर इज अ पोटेंशियल क्लास। तो अब क्या है, इस सिस्टम के लिए ये होम ओनर की इंफॉर्मेशन रखने में इंटरेस्टेड है तो प्रॉब्ली ये क्वालिफाई कर जाएगी इस क्राइटेरिया के बेस पे। एक और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है सेफ होम की, और वो अपने अपने होम ओनर के बारे में इंफॉर्मेशन रखने में कतई तौर पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे केस में अब होम ओनर की क्लास जो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उस प्रॉब्लम डोमेन को स्टडी करना है कि इस प्रॉब्लम डोमेन में वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम माइट कॉज डिफरेंट एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन टू बी मेड। If each homeowner had an individual password R was identified by voice print, the homeowner class would satisfy the characteristic 1 and 2 would have been accepted। अगर ऐसी सिचुएशन होती कि उसके लिए इंडिपेंडेंट पासवर्ड और वो चीजें होती तो क्वालिफाई कर जाती। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमारे पास इसको अगर कंक्लूड किया जाए आज के इस डिस्कशन को, तो हमने जो चीजें आज कवर की हैं, हमने देखा क्लास बेस्ड मॉडल क्या होता है। ठीक है, और क्लास बेस्ड मॉडल में हमने जो चीजें करनी है मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। वी हैव टू आइडेंटिफाई क्लासेस, हमने क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई क्लासेस, एंड वी हैव डन दिस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट क्या है, वी हैव टू डिफाइन द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, वी विल डू इन अपकमिंग लेक्चर्स। नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम्स, हमने प्रॉब्लम को क्या करना है, हमने सॉरी डिफाइन एट्रीब्यूट्स, हमने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, रिलेशनशिप्स पे बात करनी है, एसोसिएशंस पे बात करनी है। तो वी विल डू these tasks in upcoming lectures, but in today's lecture we have done with identifying the classes कि हम कैसे नैरेटिव को लेके क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने एक और बात की, एनालिसिस क्लासेस की काम यूज की। ठीक है, एनालिसिस क्लासेस हमने क्यों कहा है, वो क्लासेस जो आपकी एनालिसिस मॉडलिंग के दौरान आइडेंटिफाई होती हैं उनको हम एनालिसिस क्लासेस बोलते हैं। और जब हम डिजाइन मॉडलिंग करते हैं तो हम दोबारा इन क्लासेस को देखते हैं और देखते हैं कि क्या इन क्लासेस को में कोई और क्लासेस ऐड करने की जरूरत है। मैं अभी उसमें फर्दर डिटेल्स में नहीं जाता, वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो उस स्टेज पे जो क्लासेस ऐड होती हैं हम उनको डिजाइन क्लासेस बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है आइडेंटिफाई क्लासेस करने की जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म कैसे की, ग्रामेटिकल पास, फिर हमने मैनिफेस्टेशन देखा, फिर हमने सिलेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की। तो इस तरह से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्लास मॉडल होता क्या है, एनालिसिस क्लासेस क्या होती हैं, और एक क्लास मॉडल जो बनता है उसमें बहुत सारे उसके एलिमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासेस, ऑपरेशंस, एट्रीब्यूट्स, कोलैबोरेशन। आज हमने जो बात की, हमने इसमें क्लासेस को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है इसके ऊपर डिटेल में बात की। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के ऊपर, और जो हमारे पास इसके ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे।